Hello everyone, I'm Dhruv Sharma and I'm advocate at Delhi High Court, and this is a special law lecture series that I'm bringing out on Civil Procedure Code. और हम इस सीरीज़ में ना बहुत ही कुछ जादुई और करिश्माई तो नहीं करेंगे, पर हाँ कुछ एक इंटरेस्टिंगली हम इसको समझेंगे ज़रूर। इस सीरीज़ में हम कोर्ट की नॉलेज कि मतलब कोर्ट में प्रोसेस कैसे कैसे चलते हैं, और बुक की नॉलेज कि बुक में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को मिला के हम सिविल प्रोसीजर कोड को समझने की शुरुआत करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा अंडर सेक्शन 10 के ऊपर है, ऑर्डर 37 के ऊपर है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इन दोनों से मिलता जुलता है, इंडियन बैंक वर्सेस फेडरेशन, इसके ऊपर है। आज हम ये तीन चीज़ बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अंडर सेक्शन 10 के साथ। अंडर सेक्शन 10 क्या कहता है? अंडर सेक्शन 10 को मतलब समझने से पहले एक मोटा मोटा तस्वीर जो हम बना लेनी चाहिए हमें अंडर सेक्शन 10 की और ऑर्डर 37 की, कि वो ये है। अंडर सेक्शन 10 एक बेसिकली एक कोर्ट को सुविधा दी गई है कि अगर कोई केस हो जो पहले ही डिसाइडेड हो चुका हो, जिसका मैटर इन इशू पहले ही डिसाइड हो चुका हो किसी पहले एक सूट में, उसको दोबारा कोर्ट ना ले, अपना एक काम बचाने का तरीका है जिससे हम दोबारा परेशान ना हो, उसके लिए अंडर सेक्शन 10 बना गया है। ऑर्डर 37 बनाया गया है ऐसे केसेस के लिए जिसमें मतलब हमने लिक्विडेटेड अमाउंट पहले ही लिखा हुआ हो। मान लो ए पार्टी ने बी पार्टी को एक चेक दिया, चेक की रकम मान लो 4 लाख रुपए थी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा जाएगा कोर्ट में, वो नॉर्मल सूट में जाए, उसको सालों लगे 4 लाख रुपए लेने के लिए, ये बात गलत है। अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस या लिक्विडेटेड अमाउंट पहले ही लिखा हुआ है और वो जल्दी मिल जाए, उसके लिए ऑर्डर 37 बनाया गया है। और कोर्ट की सुविधा हो, कोर्ट को एक ही मैटर बार बार ना सुनना पड़े, उसके लिए ऑर्डर 37 बनाया गया है। सेम मैटर इन इशू रिपीट ना हो, ठीक है। इसके लिए हमारा ऑर्डर 10 बनाया गया है, वो अंडर सेक्शन 10 बनाया गया है। और इन दोनों से ही जुड़ा हुआ एक है हमारा ये केस लॉ इंडियन बैंक वर्सेस फेडरेशन, इसमें अंडर सेक्शन 10 की भी एक व्याख्या है और ऑर्डर 37 की भी एक व्याख्या बनाई है एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम इसको भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंडर सेक्शन 10 को हम एक बार तो रीड ही कर लेते हैं, है ना। अंडर सेक्शन 10 में क्या है? अंडर सेक्शन 10 इज बेसिकली द हेडलाइन इज द स्टे ऑफ सूट, कि स्टे हो जाएगा सूट का, ठीक है। किस कंडीशन में? आइए देखते हैं। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। अगर कोई सूट जो पहले ही डिसाइडेड हो चुका हो, जिसका मैटर इन इशू पहले ही डायरेक्टली और सब्सटेंशियली डिसाइड हो चुका हो, उसको कोर्ट दोबारा क्यों सुनेगी? उसको रोकने के लिए अंडर सेक्शन 10 बनाया गया है, ठीक है। अगर दो पार्टी पहले डिसाइड कर चुकी हैं एक इशू को, उसको दोबारा से वो ना डील करना पड़े उन्हें, इसीलिए अंडर सेक्शन 10 बनाया गया है, ठीक है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप अपने आप भी अपना सीपीसी खोल के रखें, उसमें भी समझते रहें, वीडियो पॉज करके उसको भी दोबारा देखते रहें। No court shall proceed with the trial of any suit in which matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. ठीक है, where suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court of India. Explanation. The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on same cause of action. ठीक है, और ये वाला जो explanation है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? मान लो एक सूट है, वो अमेरिका की कोर्ट में पहले ही किसी ने डाल के उसको उसकी जजमेंट भी ले ली, उसकी डिग्री भी निकालवा ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब अगर वो बंदा इंडिया आता है और वो वही केस दोबारा डालता है, तो क्या वो बार्ड है? वो बार्ड नहीं है, डज नॉट प्रिक्लूड, ठीक है। ओके, ये तो है हमारा अंडर सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। आइए देखते हैं जल्दी से ऑर्डर 37 हमारा क्या कहता है, ठीक है। इसका सब पहला पॉइंट क्लॉज 1
उसके दो पार्ट हैं, 1 and 2। ठीक है, आइए देखते हैं। कोड एंड क्लासेस ऑफ सूट्स टू विच द ऑर्डर इज टू अप्लाई। ठीक है, कौन कौन सी कोड और कौन कौन सी क्लासेस ऑफ सूट्स हैं जिन पे ये ऑर्डर अप्लाई करेगा। पहला, दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कोड्स, नेमली हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। बी, अदर कोर्ट्स, दूसरी कोर्ट्स पे भी कर सकता है। प्रोवाइडेड, you know, always look for this point, provided, this is a very important point, provided that in respect of the codes referred in clause B, high court may by notification in the official gazette restrict the operation of this order only to such category of suits as it deem proper। ठीक है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल के एक उन कैटेगरी ऑफ सूट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है जिसको वो चाहे। ठीक है, एंड मी ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, एज द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस में रिक्वायर बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, फर्दर रेस्ट्रिक्ट, एनलार्ज और वेरी द कैटेगरीज ऑफ सूट टू बी ब्रॉट अंडर द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर एज इट डीम्स प्रॉपर। एक तो वो पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी कैटेगरी ऑफ सूट को। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट को दोबारा जरूरत पड़ती है दोबारा से किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करने की, एनलार्ज करने की, वेरी करने की, तो वो भी कर सकते हैं ऑफिशियल गैजेट के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं 1 का सेकंड पॉइंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1। ठीक है, सब रूल 1 के प्रोविजंस के अंतर्गत दिस ऑर्डर अप्लाइज टू फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सूट्स। कौन कौन सी क्लासेस ऑफ सूट्स हैं जिनमें ये हमारा ऑर्डर 37 अप्लाई करेगा। ठीक है, सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स। बी, सूट्स इन विच प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेब्ट ऑफ लिक्विडेटेड डिमांड। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, चेक, देखो चेक, ये एक लिक्विडेटेड डिमांड है, लिक्विडेटेड डिमांड। ठीक है, जिसमें लिक्विडेटेड डिमांड हो उसको डील करेगा हमारा ऑर्डर 37। क्लॉज 2 हमारा ये कह रहा है, लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेएबल बाय द डिफेंडेंट और विद और विदाउट इंटरेस्ट। अब अराइजिंग, ये देखो, विद और विदाउट इंटरेस्ट अराइजिंग, कहाँ से ये चीज अराइज होगी। अराइजिंग फर्स्ट आई, ठीक है, ऑन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो। कॉन्ट्रैक्ट अगर जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमारा है अंडर सेक्शन 74। ठीक है, दैट डील्स विद लिक्विडेटेड डैमेजेस, जिन कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस लिखे हुए होते हैं। एक है हमारा अंडर सेक्शन 73, दैट डील्स विद, बताओ किससे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डैमेजेस लिखे नहीं है, तो हमारा सेक्शन 73 डील करेगा उससे। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और ऑन एन इनेक्टमेंट वेयर द सम सॉट टू बी रिकवर्ड इज अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, मतलब अगर कहीं पे रिकवरी होनी है मनी की और वो मनी हमारा लिखा हुआ है फिक्स्ड सम है उसमें। ऑन अ गारंटी वेयर द क्लेम अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेप्थ, जहाँ पे प्रिंसिपल है ना किसी डेप्थ के अगेंस्ट मिला हुआ है, ऑन अ गारंटी, जैसे लोन वगैरह कुछ। ठीक है, सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ रिसीवेबल्स इंस्टीट्यूटेड बाय एन असाइनी ऑफ अ रिसीवेबल। ठीक है, मान लो किसी ने गोल्ड रख के कुछ चीज ली है, वो असाइनी है रिसीवेबल का उस चीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड, ध्यान से देखना, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ समरी सूट। कब एक इंस्टीट्यूशन होगा समरी सूट का। ठीक है, अ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज मे इफ प्लेंटिफ डिजायर टू प्रोसीड हियर अंडर बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट। जब भी किसी एक मतलब प्लेंटिफ को इस सूट के, इस ऑर्डर 37 के अंडर अपना सूट डालना है, तो वो कैसे शुरुआत करेगा, बाय इंस्टीट्यूटिंग बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट विच शैल कंटेन, क्या क्या कंटेन करेगा जो प्लेंटिफ डालेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी। अ स्पेसिफिक अमाउंट। सेकेंड, that no relief which does not fall within the ambit of this rule has been claimed in the plaint. Third, following inscription immediately below the number of the suit in the title of the suit, namely Order 37 of Code of Civil Procedure. The summons, मतलब जब भी एक प्लेंट फाइल होती है तो समन्स निकलते हैं। मतलब आज मैंने, मान लो आज मैं, सच की बात है, आज मैं साकेत कोर्ट गया था। साकेत कोर्ट में हमारा एक एविक्शन का मैटर था।
एक टेनेंट है, उसने एक ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, अब वो वहाँ से निकल नहीं रहा। तो हमने क्या करा, हमने एक प्लेंट बनाई, हम प्लेंटिव में हमने एक प्लेंट बनाई और हम गए, ठीक है। तो हमने कोर्ट को कहा कि सर इनको नोटिस भेजो, इशू करो समन्स की, जिससे इनको मतलब इनको पता लग जाए तो इनके खिलाफ केस फाइल हो गया है, और जिससे अगली डेट पे आना शुरू करते हैं कोर्ट में, है ना। पर ऑर्डर 30, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल सिविल सूट है। ये है ऑर्डर 37, इसमें जब समझ जाएंगे तो फॉर्म 4 अपेंडिक्स बी के अंडर जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, एक सेकंड रुक के पॉज कर रहा हूं मैं यहीं पे, एक सेकंड इसी क्लॉज को दोबारा देखो। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड का क्लॉज, सब क्लॉज 3, ठीक है। द डिफेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इस क्लॉज को बहुत ही ध्यान से समझना, तभी आपको ऑर्डर 37 समझ में आएगा, और वो जब आगे जजमेंट पढ़ेंगे वो भी तभी समझ में आएगी, ठीक है। द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट रेफर्ड इन सब रूल 1 अनलेस ही एंटर्स एन अपीयरेंस, एंड इन डिफॉल्ट ऑफ हिज एंटरिंग एन अपीयरेंस द एलिगेशन इन द प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड एंड द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिग्री फॉर अ सम नॉट एक्सीडिंग द सम मेंशन्ड इन द समन्स। क्या मतलब हुआ, जब तक, ठीक है, जब तक डिफेंडेंट अब अपीयरेंस में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक वो डिफेंड कर नहीं सकता, पहली बात। और अगर उसने डिफेंड करने वो आया ही नहीं अपना सूट, तो जो भी प्लेंट में लिखा हुआ है वो सब कुछ सच मान लिया जाएगा, और जितना सम प्लेंट के अंदर लिखा हुआ है उतना प्लेंटिफ को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये है हमारा ऑर्डर 37 का क्लॉज 3, प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। इसकी अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट की प्रोसीजर क्या क्या होगा ये भी देखते हैं, आ जाइए, ठीक है। इस क्लॉज में 6 पॉइंट हैं, ठीक है। अब हम जरा ध्यान से समझते हैं। इन अ सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज द प्लेंटिफ शैल टुगेदर विद द समन्स अंडर रूल 2 के समन्स के साथ साथ सर्व डिफेंडेंट अ कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्चर्स एंड देयर टू डिफेंडेंट में एट टाइम विद इन 10 days ऑफ सर्विस एंटर एन अपीयरेंस ईदर इन पर्सन और बाय प्लीडर, ठीक है। अब प्लेंटिफ जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो समझ भेज देगा रूल 2 के अंदर डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट को एक कॉपी देगा प्लेंट की, और सारे जितने भी एनेक्चर्स उसने लगाए होंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि सर ये लीव डीड है, ये इसके अंदर का ये है, इसके अंदर का वो है, ठीक है, फलाना ठिकाना, वो सब उसको भेजेगा डिफेंडेंट को एक पूरी की पूरी कॉपी बना के, तब उसके समन्स माने जाएंगे, पहली बात। सेकंड, unless otherwise ordered, all summon notice and other judicial process required to be served on the defendant shall deem to be under duly served on him if they are left at the address, ठीक है। अगर वो उसके एड्रेस पे पहुंच गए, that means they are duly served, okay। थर्ड पॉइंट, on the day of entering the appearance, notice of such appearance shall be given by defendant to the plaintiff pleader, ठीक है। और इफ प्लेंटिफ sues in person then plaintiff himself, ठीक है। या तो डिफेंडेंट उसके प्लीडर को बता देगा, या फिर डिफेंडेंट अगर प्लेंटिफ खुद ही कर रहा है तो प्लेंटिफ को खुद ही जाके बताएगा कि भाई तुम ही कर रहे हो तो तुम ही करो, ठीक है। तो ये बात है। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखो, इफ डिफेंडेंट एंटर्स एन अपीयरेंस, अगर डिफेंडेंट एक अपीयरेंस में आ जाता है, द प्लेंटिफ शैल देयर आफ्टर सर्व ऑन डिफेंडेंट एज समन्स फॉर द जजमेंट इन फॉरम 4 वीक अपेंडिक्स बी और एनी अदर फॉरम विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। फिफ्थ, द डिफेंडेंट मे एट एनी टाइम विद इन 10 days ऑफ सर्विस ऑफ समन्स बाय एफिडेविट और बाय डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट में डीम टू बी सफिशिएंट टू एंटाइटल हिम टू डिफेंड, अप्लाई और सच समन्स फॉर लीव टू डिफेंड एंड लीव टू डिफेंड में भी ग्रांटेड टू हिम अनकंडीशनली और अपॉन टर्म्स इन विच, ठीक है। 10 दिन के अंदर जहाँ से उसको वो समन्स मिलते हैं जजमेंट के, वो एक तो लीव टू डिफेंड के अंदर आ सकता है, और लीव टू डिफेंड जो होगी ना वो उसको अनकंडीशनली भी मिल सकती है और किसी टर्म्स के ऊपर भी मिल सकती है। मतलब कोर्ट कह सकती है कि मान लो तुम्हारा 4 लाख रुपए का चेक है, तो भाई अगर तुम्हें लीव टू डिफेंड में आना है, लीव टू डिफेंड में आना है तो पहले 4 लाख रुपए रख के आओ, जितना अमाउंट है उतना ही यहाँ पे कोर्ट में जमा करो, तब आओ लीव टू डिफेंड में, नहीं तो मत आओ लीव टू डिफेंड, वरना भूल जाओ अपने घर बैठो लीव टू डिफेंड में क्यों आ रहे हो। लीव टू डिफेंड में आना है तो पहले पैसे रखो, ठीक है। 6 पॉइंट, अच्छा एक ये और है, प्रोवाइडेड दैट लीव टू डिफेंड
shall not be reviewed unless court is satisfied the fact disclosed by defendant do not indicate that he has a substantial defense। क्योंकि देखो अभी ये ना ऑर्डर 37 है, ठीक है, ध्यान से हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 37 है, ऑर्डर 37 का मतलब है जल्दी, फास्ट, समरी प्रोसीजर है ये, ठीक है। मान लो लीव टू डिफेंड में उसके लीव टू डिफेंड मांग रहा है डिफेंडेंट और उसके पास कोई अच्छे एविडेंस ही नहीं है, नो एविडेंस, तो उसे वो मिलेगी नहीं। Okay. 6 point. At the hearing of such summons for judgment, defendant has not applied for leave to defend, or if such application has been made and is refused, the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith। अगर उसने मान लो डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड के लिए आता ही नहीं है, एलओडी के लिए आता ही नहीं, लीव टू डिफेंड के लिए, plaintiff straight away will get the straight away will get it the sum he will ask for in plaintiff, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये हमारा, हाँ ठीक है, बी पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इफ डिफेंडेंट इज परमिटेड टू डिफेंड एज टू होल और एनी पार्ट ऑफ द क्लेम द कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू गिव सच सिक्योरिटी विद इन सच टाइम एज मे। मान लो डिफेंडेंट कह रहा है कि जनाब देखो ये मैटर इन इशू है, ठीक है, इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं प्लेंटिफ ने, ए बी सी डी ई। अब वो डिफेंडेंट कह रहा है कि ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, पर मैं डी और ई को कंटेस्ट करना चाहता हूँ, तो लीव ऑफ डिफेंड उन्हें उन्हीं पार्ट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। अब ये 4th 5th से खुद पढ़ लेना, पर हमारा है 7th इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, कि प्रोसीजर हम प्रोसीजर ही समझना चाह रहे हैं सीपीसी में, तो प्रोसीजर क्या है। सेम एज प्रोवाइडेड विद बाय दिस ऑर्डर द प्रोसीजर इन सूट्स हियर अंडर शैल बी सेम एज प्रोसीजर इन सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी मैनर। प्रोसीजर वो कह रहे हैं कि सेम होगा, जो उसमें होगा नॉर्मल सूट में वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने केस के ऊपर, दैट इज इंडिया बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब बहुत ध्यान से देखना, ये रिस्पोंडेंट फेडरेशन है और ये है हमारा एपेलेंट बैंक। इन दोनों के बीच में एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया इन दोनों ने, बहुत ही कमाल का अरेंजमेंट, ठीक है, और उसको ऑपरेट करते थे वो एक इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फेडरेशन ने अपेलेंट बैंक में जाके अप्लाई किया कि जनाब हमें एक इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट आपके पास बनाना है, ओके। ए बी और सी ये 3 पार्टीज हैं, ए बी एंड सी, इन 3 पार्टीज के बीच में आईओसी बनेगा। आईओसी क्या है, आईओसी देखते हैं, इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन विच कैन नॉट बी कैंसल्ड और अमेंडेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज कंसर्न। जब तक ए बी और सी का कंसेंट नहीं होगा तब तक ये आईओसी इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट अमेंड हो नहीं सकता, कंसेंट चाहिए, ठीक है, ध्यान रखो। अब आओ अरेंजमेंट क्या बनाया इन्होंने, ठीक है। अब इसको थोड़ा फैक्ट देखो क्योंकि बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। रिस्पोंडेंट फेडरेशन, ठीक है, इन्हें अप्लाई किया अपेलेंट बैंक में, अप्लाइड ऑन 5/6/1989 कि जनाब हमारा एक इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बना दो 3,78,90,000 रुपीज़ के इन फेवर ऑफ एम एस शंकर राइस मिल्स, ठीक है। जब एम एस शंकर राइस मिल्स डॉक्यूमेंट जो भी नीडेड होंगे इसके ILOC के लिए वो दे देगा, तब तक उन्हें इतने पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है। आगे देखो तो अरेंजमेंट क्या था इनका। अरेंजमेंट ये था कि जब ये डॉक्यूमेंट जो है ये फर्निश हो जाएंगे LOC के अंडर, ठीक है, बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक फॉरवर्ड करेगा वही डॉक्यूमेंट्स फेडरेशन को एक्सेप्टेंस के लिए कि अगर आपको ठीक लगता है तो बता दीजिए हमें। जब फेडरेशन को वो बात ठीक लगेगी कि हाँ बैंक वाले हमें ठीक कागज दे रहे हैं, तब बैंक पेमेंट करेगा MS शंकर मिल्स को, तभी पेमेंट करेगा, ठीक है। ये इनके बीच में एक एग्रीड अरेंजमेंट था कि हम ऐसे ऑपरेट करेंगे, पर इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए होंगे, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, 6/2/1982 को बैंक ने फाइल किया एक समरी सूट, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। बैंक ने फाइल किया एक समरी सूट 500/1992 बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑर्डर 37 के अंदर CPC के थ्रू, ठीक है। फेडरेशन के अगेंस्ट एंड ऑब्टेनिंग अ डिक्री कितने करोड़ रुपए के लिए, 4,96,58,160। हमारे लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम थोड़ा जिससे याद रहे उसलिए हम फैक्ट्स भी देख रहे हैं। अलेजिंग, क्या अलेज किया उन्होंने, दैट दिस अमाउंट बिकेम रिकवरेबल अंडर सेड LOC, ठीक है। बैंक टुक आउट समन्स, बैंक ने क्या करा, एक जजमेंट दी होगी कोर्ट ने,
उसका नंबर है 278/1992, उसमें समन्स निकलवा लिए फेडरेशन के खिलाफ। अब बहुत ही मज़ेदार चीज़, ठीक है, अब फेडरेशन को दिमाग घूम गया कि ऑर्डर 37 में जाकर हमारे ले लिया है। अभी हमने पढ़ा था ऑर्डर 37 में कि अगर डिफेंडेंट को, है ना, अगर डिफेंडेंट को इसमें आना है कोर्ट के अंदर, ठीक है, ऑर्डर 37 के अंदर आना है, तो उसे क्या लाना होगा? यस, उसे लीव टू डिफेंड लाना होगा, ठीक है। तो फेडरेशन अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट एंड टू कोर्ट नोटिस ऑफ मोशन सीकिंग स्टे ऑफ समरी सूट ऑन द ग्राउंड। किस ग्राउंड पे वो कहते थे कि हमारा ये समरी सूट स्टे कर दो, कि, ठीक है, ध्यान दे, दैट इट हैज ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड सूट बीइंग नंबर 400/1992 अगेंस्ट बैंक फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज 3,70,52,217 रुपीज, ठीक है। बैंक है ना, ऑर्डर 37 में बॉम्बे हाई कोर्ट चला गया, फेडरेशन को दिमाग घूम गया, तो दे टुक आउट नोटिस ऑफ मोशन। Notice of motion is just quite similar to leave to defend. So they took out notice of motion and they said कि जनाब हमने तो पहले ही 400/1992 फाइल किया हुआ है, अब हमारे ऊपर ऑर्डर 37 आप कर ही नहीं सकते, ऑर्डर 10 में बाढ़ है, कैसे करोगे? हैं, ऑर्डर 37 में आपको पावर ही नहीं है, आप आओ क्यों, कैसे आ सकते हो? ऑर्डर 30 अंडर सेक्शन 10 में बाढ़ है, दोबारा आ ही नहीं सकते, मैटर इन इशू तो पहले डिसाइड हो गया, कैसे आओगे? हैं, ध्यान, बहुत मजेदार केस है, मैटर इन इशू तो पहले डिसाइड हो गया, आओगे कैसे? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखो, दो सूट हैं, ध्यान से देखो, दोबारा मैं आपको इसलिए थोड़ा क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। दो सूट्स हैं, एक तो ये ऑर्डर 37 के अंदर है और ये है अंडर सेक्शन 10 में नॉर्मल सूट। पर फेडरेशन का कहना है कि जी क्योंकि हमने ये 400/1992 पहले ही फाइल कर दिया है, तो अब दोबारा 500/1992 जो समरी सूट है ऑर्डर 37 के अंदर वो फाइल कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर जजमेंट भी निकलवा ला है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, तो मजा आ गया। अब ऐसे पॉइंट पे तो भाई हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इन्हें तो मजा आ जावे ऐसे पॉइंट के ऊपर कि भाई चलो इनकी रोजी रोटी तो इन्हीं पॉइंट के ऊपर चल रही है। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने क्या करा, ठीक है, अब बॉम्बे हाई कोर्ट जज हु हर्ड द समन्स फॉर द जजमेंट एंड नोटिस ऑफ मोशन हेल्ड दैट कंसेप्ट ऑफ ट्रायल, ठीक है, कि concept of trial is contained in section 10 of CPC and is applicable only to a regular ordinary suit and not to a summary suit. summary suit पे अप्लाई नहीं करता, सिर्फ एक ऑर्डिनरी सूट पे अप्लाई करेगा। तो तुम आ कैसे रहे हो? फर्दर प्रोसीडिंग अंडर सूट नंबर 500 of 1992 were not required to be sustained. He further granted leave to federation to defend the suit conditionally upon the federation depositing 4 crore in the court. अभी हमने पढ़ा था ना कि कंडीशन या तो अनकंडीशनली अलाउ कर सकती है ऑर्डर 37 में या फिर कंडीशनली करेगी। हमने कहाँ पे पढ़ा था बताओ, है ना? देखो ध्यान से देखो, ये हमने इस ऑर्डर 37 के 3 के 5th में देखा था, है ना, यहाँ कि या तो कंडीशनली अप्लाई करेगी या फिर किसी कुछ कंडीशन रख के अलाउ करेगी। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ देखते हैं। अब इस बात से फेडरेशन को तो बड़ा नाराज हो गई, फेडरेशन तो बड़ी परेशान हो गई हैं। तो अब क्या करा, उन्होंने अपील लगाई होगी अगेंस्ट द ऑर्डर पास ऑन नोटिस ऑफ मोशन। भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम भाई हमारे से 4 करोड़ रुपए भी रखवाओगे हैं और 4 करोड़ रुपए भी रखवा लिए और काम भी नहीं करा हमारा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब फेडरेशन गई भागी अपील के अंदर। ठीक है, अब डिवीजन बेंच, अब सिंगल बेंच से उठ के आ गई डिवीजन बेंच में, हैं। अब डिवीजन बेंच में क्या हुआ, वर्ड, अब डिवीजन बेंच ने क्या कहा, जो वर्ड ट्रायल है इन अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट बीन यूज्ड इन अ नैरो सेंस। मतलब छोटे दिमाग की बुद्धि के साथ हम अंडर सेक्शन 10 को डील नहीं करेंगे, हम बड़ा दिमाग लगाएंगे। बड़ा दिमाग क्या लगाएंगे कि दैट वुड मीन एंटायर प्रोसीडिंग्स after defendant enters his appearance under section applies to summary suit also and summary suit by bank is stayed। कि भाई देखो हम तो ऑर्डर 10 को समरी सूट पे भी लागू करेंगे। मतलब इनका कहना था कि यहाँ तक ही नहीं होता तो यहाँ तक मानेंगे समरी सूट। ठीक है, अंडर सेक्शन 10
बार्ड। इनका कहना था कि ना ना यहाँ तक क्यों माने, नॉर्मल सूट पे क्यों लाएं, ये तो मान लो नॉर्मल सूट है, हम यहाँ तक क्यों लाएं, हम तो पूरा का पूरा समेरी सूट पूरा का पूरा मानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द काउंसिल फॉर अपेलेंट बैंक, ठीक है, द काउंसिल फॉर अपीलेंट बैंक गई कोर्ट में, एंड द व्यू टेकन बाय सिंह। अब इन्होंने एपिक्स कोर्ट गए, ठीक है। अब इनके हिसाब, जो बैंक वाले जो काउंसिल है उसके लिए तो सिंगल सूट का, सिंगल बेंच का ऑर्डर बेस्ट था, ठीक है। एक तो उसने कह दिया था कि भाई ये जो फेडरेशन है इसको कंडीशनली आना पड़ेगा, 4 करोड़ रुपए रख के आए, ठीक है, बड़ी दिक्कत है। और अब अपेलेंट बैंक को दिक्कत किससे हुई, डिवीजन बेंच के उससे। उन्होंने कहा कि जी तो उन्होंने तो बहुत बड़ा एरर कर दिया, बहुत ही बड़ा, कि दूसरा काउंटर रिव्यू लेके, इससे बड़ा तो कोई अपराध ही नहीं है धरती पे जो डिवीजन बेंच ने कर दिया। अब इनके आर्ग्यूमेंट है ना, हमें हमें अपने लिए बात जो समझने की है वो ये है कि ऑर्डर, ये जो अंडर सेक्शन 10 है और ऑर्डर 37 है, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं, या ऑर्डर जो 37 है ये अंडर सेक्शन 10 के अंदर आता है, ठीक है। देन वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट प्रोविजन ऑफ समेरी सूट विल बी फ्रस्ट्रेटेड। अगर सारा का सारा समेरी सूट ऑर्डर 10 के अंदर आ जाए तो फिर तो इसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। समेरी सूट का मतलब है कि हाँ आज आज हम फाइल कर रहे हैं, हमारा 2 महीने 3 महीने के अंदर जवाब, हमें पूरा का पूरा डिग्री चाहिए, हमें तो एंड तक ऑर्डर चाहिए, हमें तो जजमेंट निकलवानी है। तो समेरी सूट का तो बात ही खराब हो जाएगी अगर ऑर्डर 10 सेक्शन 10 के अंदर सारा का सारा ऑर्डर 37 आ जाए। तो कुछ हिस्सा जो है ऑर्डर 37 का उसके बाहर होना चाहिए, जिससे मान लो अगर कोई बंदा ऑर्डर 10 के अंदर पहले एक केस डाला हुआ हो तो और समेरी सूट अगर कोई बंदा डालना चाहे और उसकी उसकी जजमेंट उसे जल्दी चाहिए तो वो भी तो डाल सके कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा रेशियो। अभी तक की तो देखो फैक्ट्स थे, फैक्ट्स कभी भी एग्जाम में हम लिख के नहीं आते, हमें तो हमेशा रेशियो लिख के आना एग्जाम में, है ना। तो अब ये है हमारा एग्जाम, ठीक है। और एग्जाम छोड़ो, एग्जाम में हम रेशियो क्यों लिखते हैं, हम लिखते हैं इसलिए कि हमें कोर्ट में भी काम आए वो नॉलेज। तो कोर्ट में भी हम जज को आगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने गया तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भी तो हम रेशियो ही बोलेंगे, हम तो रेशियो से मतलब है जी, चाहे हमारा एग्जाम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, कुछ भी हो, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 prohibits the court from proceeding with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in a issue in a previously instituted suit। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, provided other conditions mentioned are also satisfied। अब ये 3 लाइन जो है द वर्ड ट्रायल, ये यहां से पढ़ो, 1 सेकंड का ब्रेक लो और पढ़ो। अब सारी बात आएगी इस वर्ड के इंटरप्रिटेशन में। जो वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है ट्रायल, इस वर्ड के ऊपर सारी की सारी कहानी घूमेगी, ठीक है। द वर्ड ट्रायल इज नो डाउट ऑफ अ वेरी वाइड इम्पोर्ट एज पॉइंटेड आउट बाय हाई कोर्ट। एक तो ये कहा कोर्ट ने। अब 2 डिक्शनरी उठाई, अब जो भी वर्ड आते हैं इनको डिक्शनरी में देखते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी उठाई, डिक्शनरी में लिखा इट मीन्स द एग्जामिनेशन बिफोर अ ट्रिब्यूनल having assigned jurisdiction of the fact of law is involved in a issue in the order that determines the issue, ठीक है। it means examination, क्या examination, it means the examination before a tribunal having assigned jurisdiction of the facts of law involved in an issue in order to determine that issue। जो भी ट्रिब्यूनल उसके सामने एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी डिक्शनरी, ट्रायल, trial is a conclusion by a competent tribunal of a question legal in issue, question in issue in a legal proceeding whether civil or criminal, ठीक है। in widest sense, सबसे widest sense, it would include all the proceedings right from the stage of institution of a plaint in a civil case to the stage of final determination by a judgment। कि जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, प्लेंट की इंस्टीट्यूट करने से और एंड तक, देखो ध्यान से, है ना, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं प्लेंट को इंस्टीट्यूट करने से एंड तक, वो सब इसी के अंदर आएंगे, ट्रायल वर्ड के अंदर, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ट्रायल की क्या इंटरप्रिटेशन है। द ट्रायल अंडर सेक्शन हैव टू बी इंटरप्रेटेड एंड कंस्ट्रूड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ दैट प्रोविजन एंड प्रोहिबिशन टू प्रोसीड विद
trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. ठीक है, इसी को रख के हम उसको वो करेंगे इंटरप्रेट. कोर्ट ने एक तो बात ये कही. अब अंडर सेक्शन 10 को उन्होंने बताने के लिए 4 चीज़ें और बोल दी. ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या कि इसका पर्पस क्या. ऑब्जेक्ट ऑफ अंडर सेक्शन 10 का पर्पस क्या है? प्रिवेंट. क्या? प्रिवेंट कोर्ट फ्रॉम कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन. अगर दो कोर्ट का सेम जुरिडिक्शन है, from simultaneously trying two parallel suits and also avoid consistent finding on matter in issue. same findings matter in issue बात की है कोर्ट का वो, इसीलिए हम सेक्शन 10 बना रहे हैं जिससे बार बार दो कोर्ट सेम फाइंडिंग है, क्या फायदा है ना. सेकंड, provision is in nature of a rule of procedure and does not affect the jurisdiction of the court to entertain and deal with later suits, nor does it create any substantial right in the matter. ठीक है, मतलब ये जो प्रोविजन है ये जैसे रूल ऑफ प्रोसीजर. प्रोसीजर से आगे कुछ नहीं है. प्रोसीजर हमें थोड़ा सा अपना काम बचाना है, इसी चीज़ का प्रोसीजर है. ये उसका जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं करता कोर्ट का कि कोर्ट बाद में कभी कुछ उस मैटर इन इशू को लेके कुछ डिसाइड ही ना कर पाए, ऐसा नहीं है. ये जैसे मैटर ऑफ प्रोसीजर हम अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं ये अंडर सेक्शन 10. थर्ड, इट इज़ नॉट बार टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. ये कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को बार करता ही नहीं है. It has been constituted by courts as not as a bar of passing or interlocutor such as an order for consolidation of the later suit with the earlier suit or appointment of a receiver or injunction or attachment before the judgment. It is not a bar. It has been constituted not as bar of passing. मतलब कोई भी interlocutory order है, मतलब हम जैसे order 39 है, ठीक है, रूल 1 and 2, इसके अंदर हम कुछ पास करवाना चाहते हैं तो उस पर बार नहीं है ऑर्डर अंडर सेक्शन 10. हम डालेंगे ऑर्डर 39 में पिटीशन, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट न बनाए, स्टेटस को मेंटेन रखें, हम डालेंगे, मांगेंगे, बार नहीं है उस चीज़ के ऊपर. फोर्थ, द कोर्स ऑफ एक्शन दैट कोर्ट हैज़ टू फॉलो अंडर सेक्शन 10 इज नॉट टू प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द सूट, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट डील विद द सब्सिक्वेंट सूट एनी मोर फॉर एनी अदर पर्पज. कोर्स ऑफ एक्शन है और वो बार नहीं करता सब्सिक्वेंट सूट को रोकने से. ठीक है, आगे. इन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ प्रोविजन एंड द फेयरली सेटल्ड लीगल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इट हैज़ टू बी स्टेटेड दैट द वर्ड ट्रायल अंडर सेक्शन 10 इज नॉट यूज इन वाइडेस्ट सेंस. वाइडेस्ट सेंस में यूज नहीं किया गया है. ठीक है, अब और अंडर सेक्शन 10 और ऑर्डर 37 को मिला के कोर्ट ने क्या बात कही, हम इसको भी देख लेते हैं. अंडर सेक्शन 10 इज अ जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरी ऑफ केसेस. And order 37 provisions contained under order 37 applies to certain clauses of suits. बहुत ही कम. ठीक है, provides a bar against proceeding with the trial of a suit, provides for granting of quick relief, जो मैंने आपको पहले बताया ही है ना. Both of these provisions have to be interpreted harmoniously. ठीक है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होगा इन दोनों क्लॉजेस को, नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है. क्या फायदा है फिर ये दो क्लॉज बनाने का अंडर सेक्शन 10 ऑर्डर 37. हारमोनियसली डिक्लेयर करेगी अब कोर्ट. ठीक है, इशू. अब इस कोर्ट का पहला इशू ही क्या था? वेदर बार टू प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड कंटेन्ड इन अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी एप्लीकेबल टू समरी सूट फाइल अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द कोड. द वर्ड्स ट्रायल ऑफ एनी सूट विल हैव टू बी कंस्ट्रूड इन context of provisions of order 37 of the code. ठीक है, अब मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ द issue is to be understood here. Order 37 rule 2 enables plaintiff to institute a summary suit in certain cases. हमने पढ़ा था अभी, है ना. ऑर्डर 37 पढ़ा है, रूल 2 पढ़ा है, कुछ केसेस में समरी सूट को अलाउ कर देगा. ठीक है, फर्स्ट, on such a suit being filed the defendant is required to be served with a copy of the plaint and summons in the prescribed form. ठीक है, हमने उसको पढ़ा था कि वो एक प्रॉपर उसका प्लेंट बना के उसके नेक्स्ट उसमें ऐड करके उसको भेज देगा. अब उस 10 दिन के अंदर डिफेंडेंट हैज़ टू एंटर इन एन अपीयरेंस में आ गया. And within the prescribed time, the defendant has to apply to leave to defend the suit, and leave to defend may be granted to him leave to defend may be granted to him unconditionally or on such terms as may appear to. ये भी हमने पढ़ाई है. ठीक है, then if the defendant has not applied for leave to defend or if such application has been refused, the plaintiff become entitled to judgment forthwith. अगर उसने ऐसी कोई leave to defend मांगी नहीं तो plaintiff को तभी की तभी रिलीफ दे दो. ठीक है, ऐसा होता नहीं जनरली, पर चलो. If conditions on which leave was granted are not complied with by defendant, एक सेकंड ब्रेक, दोबारा लेते हैं. If the conditions on which leave was granted are not complied with by defendant,
देन ऑल्सो द प्लेंटिव्स बिकेम एंटाइटल्ड टू जजमेंट। ठीक है, ठीक बात है। अगर जो कंडीशंस है वो लीव टू ग्रांट में उसने कंपाइल करके डिफेंडेंट ने ढंग से बताई नहीं है प्लेंटिव को, तो देयर एंड देन जजमेंट के लिए फॉरवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंटाइटल्ड है प्लेंटिव। ऑर्डर 37 सब रूल 7 प्रोवाइड दैट सेम एज प्रोवाइडेड बाय दैट ऑर्डर प्रोसीजर इन समरी सूट्स शैल बी सेम एज प्रोसीजर इंस्टीट्यूट इन ऑर्डिनरी मैनर। ठीक बात है, ठीक है। 10 in classes of suits where adopting summary procedure for deciding them is permissible, the defendant has to file an appearance within 10 days of service of summons and apply to leave to defend the suit। 10 दिन के अंदर उसको आना पड़ेगा डिफेंडेंट को, सीधी सीधी बात है। लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करो, 10 दिन के अंदर आ जाओ। जब जैसे ही तुम्हें वो मिले ऑर्डर 37 के अंदर कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल दिया है 138 एंड एक्ट के अंदर, 10 दिन के अंदर आ जाओ भाई, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। If defendant does not enter his appearance or is required or fails to obtain leave, the allegation in the plaint are deemed to be admitted and straightaway decree can be passed in favor of plaintiff। अगर वो आता ही नहीं है straightaway डिग्री पास करो plaintiff के लिए, देर ना लगाओ। ठीक है। The stage of determination of matter in issue will arise in a summary suit only after defendant obtains leave। मैटर इन इशू कब डिसाइड होगा? अभी यहाँ से ना बहुत ध्यान से देखना शुरू करो। मैटर इन इशू कब डिसाइड होगा? जब डिफेंडेंट ऑब्टेन्स करेगा एक लीव के लिए। हाँ, एंड ट्रायल विल ओनली बिगिन आफ्टर अ लीव इज ग्रांटेड टू डिफेंडेंट। ट्रायल तो तभी शुरू होगा जब लीव मिली, उससे पहले तो कुछ बात ही नहीं है। मान लो यहाँ पे से मेरी सूट फाइल हुआ ऑर्डर 37 के ऊपर, यहाँ से उसे प्लेंट मिली, डिफेंडेंट आ गया अपीयरेंस में 10 दिन के अंदर, यहाँ प्लेंटिफ है, समन्स भेजे रूल 2 के अंदर, पूरी फाइल बनाई, प्लेंट बनाई, एनेक्स्टर डाले A1 A2, डिफेंडेंट आया यहाँ पे लीव टू डिफेंड के लिए। यहाँ से माना जाएगा ट्रायल शुरू है। जज लीव टू डिफेंड के लिए तो आ गया यहाँ पे, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, जब उसे अलाउ हो गई, अलाउड, वहाँ से माना जाएगा कि वर्ड जो है ना ट्रायल अंडर सेक्शन 10 का, वो वहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना 3 सिचुएशंस हैं, 3 सिचुएशन ध्यान से देख लेते हैं। पहली क्या? डिफेंडेंट डज नॉट अप्लाई फॉर लीव टू डिफेंड, लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं करता है, तो प्लेंटिफ के लिए स्ट्रेट अवे डिग्री पास करो। लीव टू डिफेंड इज रिजेक्टेड, कि भाई लीव टू डिफेंड रिजेक्ट होगी, स्ट्रेट अवे प्लेंटिफ के लिए फाइल करो कि प्लेंटिफ को जजमेंट के लिए फॉरवर्ड कि उसी समय। लीव टू डिफेंड ग्रांटेड ऑन अ कंडीशन एनी फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन। अब मान लो कोर्ट ने कहा कि 4 लाख रुपए जमा करके आओ, जमा करके आओ, और वो जमा करता नहीं है, स्ट्रेट अवे जजमेंट दो, स्ट्रेट अवे प्लेंटिफ को अलाउ करो। ठीक है। अगला अंडर सेक्शन 10 ऑर्डर 37 वाइड इंटरप्रिटेशन द वर्ड ट्रायल इज नॉट कॉल्ड फॉर। वाइड इंटरप्रिटेशन कोर्ट देने को तैयार नहीं था, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करवानी थी कोर्ट को इस केस में। द वर्ड ट्रायल, ठीक है, एक सेकंड आप भी पढ़ो ध्यान से, शांत में एक सेकंड ब्रेक लेता हूँ, आप ध्यान से पढ़ो। अब देखते हैं। द वर्ड ट्रायल अंडर सेक्शन 10 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ समरी सूट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन द एंटायर प्रोसीडिंग स्टार्टिंग विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट बाय लॉजिंग अ प्लेंट। भाई जहाँ से प्लेंट फाइल हुई, मतलब यहाँ से प्लेंट हुई, यहाँ पे प्लेंट फाइल हुई, यहाँ से नहीं मानेंगे हम ट्रायल, हम मानेंगे वहाँ से जहाँ से लीव टू डिफेंड डिफेंडेंट को अलाउ हुई। मैंने आपको भी समझाया है। ठीक है। सेकेंड, इन समरी सूट द वर्ड ट्रायल बिगिंस आफ्टर कोर्ट और द जज ग्रांट लीव टू डिफेंड टू कंटेस्ट द सूट। जैसे ही वो लीव टू डिफेंड अलाउ करेगा वहां से हम ट्रायल मानना शुरू करेंगे। ठीक है। अब मैंने ये बनाया हुआ है, ऑर्डर 37 है, यहाँ पे प्लेंट फाइल हुई, यहाँ पे लीव टू डिफेंड अलाउ हुई, तो यहाँ तक ऑर्डर 37 अलाउ नहीं, यहाँ पे इतने हिस्से में ऑर्डर 10 उससे बाहर नहीं होगा ऑर्डर 37। यहाँ से ट्रायल शुरू होगा, जहाँ से ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि ट्रायल एक कीवर्ड है ऑर्डर 10 अंडर सेक्शन 10 के अंदर, क्योंकि अंडर सेक्शन 10 के अंदर ट्रायल एक कीवर्ड है, वो वहां से शुरू होगा जहां से ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू कब हुआ? जब लीव टू डिफेंड उसे मिली, यहां से उसे लीव टू डिफेंड मिली और यहां से वो ट्रायल शुरू हुआ हमारा। ठीक है। अप्लाई ओनली आफ्टर लीव टू डिफेंड इज ग्रांटेड टू डिफेंडेंट, बिफोर दैट एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर ऑर्डर 37। जब तक यहाँ तक कुछ मिला नहीं है ना, इससे पहले तो ऑर्डर 37 में कुछ भी मांग लो, जो तुम्हारा मन करे वो मांगो।
जब तक लीव टू डिफेंड मिली नहीं वहां तक कुछ मांगो, कोई बाढ़ नहीं है अंडर सेक्शन 10 के अंदर, यहाँ तक कुछ बाढ़ नहीं है, कुछ ही मांगो, कुछ ही मांग लो। इसके बाद का जो पार्ट है, पर ये जो इसके बाद का पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, यहां से तो अंडर 10 शुरू हो जाएगा भाई। यहां से अगर किसी ने पहले केस डाला हुआ है, उस केस में मैटर इन इशू कोर्ट ने पहले डिसाइड करा हुआ है, वो बाढ़ है। इससे पहले का कुछ बाढ़ नहीं है, ये जो हिस्सा है ये बाढ़ नहीं है। यहां तक तो तुम कुछ भी मांग लो, जो मन करे वो मांगो, दिल खोल के मांगो। Therefore, the court or the judge dealing with the summary suit can proceed up to the stage of hearing the summons for judgment and passing the judgment in favor of the plaintiff if the defendant has not applied for the leave to defend, or if such application has been refused, the defendant who is permitted to defend fails to comply with the condition on which the leave to defend is granted। ठीक है, यही है, ध्यान से दोबारा देख लेते हैं। Therefore, the court or judge dealing with summary suit can proceed up to the stage of hearing the summons for judgment and passing the judgment in favor of plaintiff। वो वहाँ तक उस स्टेज तक जा सकते हैं, ठीक है, कैन प्रोसीड अप टू द स्टेज ऑफ समन्स, जहाँ तक समन्स मिले, एंड पासिंग द जजमेंट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, वो उसी स्टेज तक जा सकते हैं अगर इफ डिफेंडेंट हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर लीव टू डिफेंड। अगर डिफेंडेंट अप्लाई नहीं करता लीव टू डिफेंड के लिए तो वहाँ तक तो जा ही सकते हैं। एंड सच एप्लीकेशन हैव बीन रिफ्यूज्ड, अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई तो ही वो वहाँ तक जा सकते हैं। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, ठीक है। देयरफॉर द कोर्ट ऑफ द जज डीलिंग विद समरी सूट कैन प्रोसीड अप टू द स्टेज ऑफ हियरिंग। ये है स्टेज ऑफ हियरिंग। द समन्स फॉर जजमेंट एंड पासिंग द जजमेंट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। समन्स हाँ प्लस पासिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है। इफ कब ये यहाँ तक कब आ सकता है एक जज ऑर्डर 37 में, कब आ सकता है यहाँ तक, जब डिफेंडेंट हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर लीव टू डिफेंड, डिफेंडेंट ने लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं किया, या फिर उसने अप्लाई तो किया पर उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये हमारा, अब हम देखो इस हमने वीडियो में अंडर सेक्शन 10 पढ़ा, ऑर्डर 37 पढ़ा, ठीक है, और हमने पढ़ा कि कब जो कोर्ट है, ठीक है, वो किस स्टेज तक ऑर्डर 37 में आ सकते हैं। वो उस स्टेज समन्स भी अलाउ कर सकती है, ठीक है, समन्स फॉर जजमेंट, पासिंग द जजमेंट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ भी कर सकती है, सारे काम कर सकती है। कब, जब जो डिफेंडेंट है वो लीव टू डिफेंड के लिए आया ही ना हो, या फिर वो लीव टू डिफेंड के लिए आया तो हो पर उसकी लीव टू डिफेंड रिजेक्ट हो गई हो। ठीक है, अब ये हमारा पूरा लेक्चर ऑर्डर 37 हमने इसमें पढ़ा, अंडर सेक्शन 10 हमने इसमें पढ़ा, और हमने पढ़ा इंडियन फेडरेशन वर्सेस इंडियन बैंक वर्सेस फेडरेशन, जो कि जिन्होंने एक इर्रिवोकेबल लेटर अपने बीच में बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने डैमेजेस फिट करे हुए थे, 2 केस फाइल हुए और हमने इस केस को समझा, इस केस का रेशियो हमने समझा। अब ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसके बाद हम रेस जुडिकेटा की वीडियो पर आएंगे, रेस जुडिकेटा समझेंगे। ये ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 है, रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट समझेंगे। उसके बाद हम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ऑर्डर 8, ये सब पढ़ते पढ़ते आगे तक जाएंगे। ठीक है, ये है हमारी वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।